दूसरा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पहला मतलब इस टॉपिक को ऑप्टिक्स को दो चैप्टर में डिवाइड किया गया, एक रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल जो हमने कंप्लीट कर लिया, और दूसरा है ये वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव करेक्टर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके वेव करेक्टर को समझते हैं, और कब कोई लाइट वेव की तरह बिहेव करती है ये मैंने आपको पीछे शुरुआत में ही बता दिया था। पिछला जो चैप्टर था वो उसके रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन पर बेस्ड था, यानी लाइट मुड़ती नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। जबकि ये जो चैप्टर है वो लाइट के वेव करेक्टर पर बेस्ड है, जिसमें लाइट मुड़ भी जाती है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करती है, इंटरफ्रेंस शो करेगी, पोलराइजेशन शो करेगी। तो सवाल ये है कि वेव करेक्टर कब शो करेगी, ये मैंने आपको पीछे बताया था कि लाइट जब किसी ऐसे अपर्चर से पास करे जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो या उससे छोटा हो, तो लाइट मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाती है और वो वेव करेक्टर को शो करती है। और इसके सपोर्ट में, वेव करेक्टर के सपोर्ट में, हाइगन नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा सा हम जानेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में लिखाऊंगा, जरूरी है जानना। और उस वेव थ्योरी को लेके 12th लेवल पे तो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना का डेरिवेशन भी पढ़ते हैं, क्योंकि हाइगन ने जब ये थ्योरी दी तो उसकी थ्योरी को ज़्यादा वेटेज नहीं मिला। ठीक है, शुरुआत में ज़्यादा वेटेज नहीं मिला, और क्योंकि न्यूटन, इससे पहले न्यूटन की एक थ्योरी आई थी। ठीक है, और न्यूटन की ये जो थ्योरी थी इसका नाम था न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। ये कार्पस्कुलर थ्योरी मतलब कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जैसे होते हैं ना, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल। तो वैसे ही लाइट के लिए उसने थ्योरी दी। आरबीसी से कोई लेना देना नहीं, वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, कॉर्पसल्स का मतलब। जैसे आरबीसी में होता है सी का मतलब कॉर्पसल्स यानी पार्टिकल, वैसे ही हाइगन ने बताया, और न्यूटन ने बताया सॉरी, कि लाइट छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल, इलास्टिक पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। और जब ये पार्टिकल हमारे रेटिना से टकराते हैं तो हमें व्यूइंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आपको इसके बारे में, लिखाऊंगा नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लाइट के ये जो छोटे छोटे टाइनी इलास्टिक पार्टिकल है, ये जब रेटिना से टकराते हैं तो हमें व्यूइंग सेंसेशन क्रिएट करते हैं, व्यूइंग सेंसेशन। ठीक है, और कुछ बातें इसने बताई, जैसे कि रेड कलर के जो पार्टिकल होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, वॉयलेट कलर के पार्टिकल सबसे छोटे साइज के होते हैं। तो कुछ बातें इसने बताई, कुछ फिनोमेना भी प्रूव किए न्यूटन ने, लेकिन इसकी थ्योरी ज़्यादा चली नहीं न्यूटन की, और वो फेल हो गई। और उसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या था कि इसके बेसिस पे कुछ फिनोमेना जैसे इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये एक्सप्लेन नहीं किए जा सके हाइगन की, सॉरी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पे। दूसरा क्या था, इसने, न्यूटन ने एक जो फॉल्स पॉइंट बताया था, गलत जो बात बताई थी वो ये थी कि लाइट डेंसर मीडियम में फास्टर चलती है, यानी डेंसर मीडियम में तेज चलती है और रेयरर मीडियम में स्लो चलती है, ऐसा बताया, जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था एक्चुअल सिचुएशन से। और एक्चुअल सिचुएशन आप जानते हो क्या होती है, कि डेंसर मीडियम में स्लो चलती है और रेयरर में फास्ट चलती है, तो न्यूटन ने उल्टा बताया। तो न्यूटन की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। लेकिन नो वन बॉदर टू चैलेंज इट। जब हाइगन की थ्योरी आई 19th सेंचुरी में, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि न्यूटन की थ्योरी को चैलेंज किया जाए या उसको, हाइगन की थ्योरी को न्यूटन के अगेंस्ट में सपोर्ट किया जाए। तो कुछ दिन ऐसे ही रहा उसका। लेकिन उसके बाद जब थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में जब इंटरफेरेंस पैटर्न को शो किया और उसको वेव करेक्टर लाइट का मान के एक्सप्लेन किया, तब लोगों को लगा कि ये थ्योरी जो हाइगन ने दी है काम की है, और उसको वैल्यू दी, एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके बाद फिर आगे दिक्कतें आई, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफ्रेंस हो गया। हाइगन की थ्योरी से ये सारी चीजें प्रूव हो गई। प्रिज्म का बिहेवियर क्या है कि लाइट को बेस की तरफ मोड़ देता है, जो कॉनकेव लेंस है वो फैला देता है, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्ज कर देता है, ये सारी चीजें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारे फिनोमिना को हाइगन की थ्योरी से बहुत अच्छे से समझाया जा सका। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इनके बिहेवियर जो होते हैं वो डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग होते हैं, इसको भी हाइगन की थ्योरी से बहुत अच्छे से समझाया गया।
और ये मैं भी आपको समझाऊंगा क्योंकि उस पर क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो पक्का आपको परेशानी होने वाली है उस तरह के क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल लॉजिक है, उस लॉजिक को बस मैं बता दूंगा और उसको एक बार आप समझ गए ना तो क्वेश्चन फिर आप निकालने लग जाओगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। कोई प्रूफ वगैरह नहीं पढ़ने वाले हम यहाँ पे, प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ का प्रूफ बोर्ड में आता है, तो मैं बोर्ड के बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ, कॉम्पिटिशन वाले बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उनको कराता हूँ, आपको जरूरत नहीं है टारगेट के बच्चों को। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। और हाइगन की वेव थ्योरी क्या ये जानेंगे, न्यूटन की थ्योरी तो फेल हो गई। और हाइगन की थ्योरी पर भी सवाल उठे बाद में, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट की बात आई। तो मैंने आपको बताया भी था, ये शुरुआत में जब मॉडर्न फिजिक्स मैंने पढ़ाया था आपको, उसी समय बता दिया था और कहा था कि पार्टिकल नेचर लाइट का शो होता है किससे। और इस चैप्टर में पीछे जो अभी खत्म हुआ है रे ऑप्टिक्स वाला, उसकी शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल नेचर और जो शो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से होता है, जिसे आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, आइंस्टीन ने। और लाइट का पार्टिकल नेचर यानी जो न्यूटन ने माना था ना वही मान के, क्योंकि वेव से वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो वहां से ये डिसाइड हुआ कि लाइट का ड्यूअल करेक्टर है। ये पिछले वाले चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ड्यूअल करेक्टर है। और फिर जो लोगों की राय बनी साइंटिस्ट की, वो ये बनी कि लाइट का ड्यूअल करेक्टर है, कभी ये पार्टिकल नेचर तो कभी ये वेव नेचर शो करता है, और ये डिपेंड करता है कि इसका इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ में कैसा है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो वेव करेक्टर पढ़ने वाले हैं। और वेव करेक्टर में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि वेव करेक्टर के लिए यहाँ पर जिस अपर्चर से, जिस होल से लाइट गुजरती है उसका साइज वेवलेंथ से कंपेरेबल या छोटा होगा। अगर काफी बड़ा है तो अगर होल का साइज, तो लाइट मुड़ती नहीं है, डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो नहीं करेगी, वेव करेक्टर को शो नहीं करेगी। तो यानी हम कह सकते हैं इस वाले चैप्टर में हम ऐसे अपर्चर या होल से डील करने वाले हैं जहां से लाइट जब पास करेगी तो उसका साइज लाइट के कंपेरेबल होगा, लाइट मुड़ेगी, डिफ्रैक्शन फिनोमिना, इंटरफ्रेंस और ये सब शो करेगी। ठीक है, और ये तीनों ही इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वेव फिनोमिना बोले जाते हैं, क्योंकि वेव लाइट के वेव नेचर से इनको समझा जा सकता है। सभी तरह की वेव ये इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन शो करती है। पोलराइजेशन भी सभी तरह की ट्रांसवर्स वेव शो करती हैं, लॉन्गिट्यूडल नहीं करती, वो भी हम आगे समझेंगे। तो इंटरफ्रेंस सभी तरह की वेव, सभी तरह की वेव में लाइट है, साउंड है, ठीक है, और गामा रे, एक्स रे, कोई भी आप ले सकते हो उसमें चाहे तो, किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी हो जैसे लाइट है, या मैकेनिकल वेव में जैसे साउंड है वो शो करेगी, डिफ्रैक्शन को भी शो करेगी। इसके अलावा वाटर वेव हो गई, ठीक है, कोई भी वेव जैसे मैकेनिकल कोई भी वेव हो गई, वो ये दोनों फिनोमिना शो करेंगी। बस पोलराइजेशन को ट्रांसवर्स वेव शो करेंगी, कोई भी हो चाहे, लॉन्गिट्यूडनल शो नहीं करती। बस अभी के लिए इतना समझना, ठीक है। तो अब वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो लिखें द लाइट shows wave character light shows wave character when it passes through an aperture. The light shows wave character when it passes through an aperture or hole. Hole whose size is comparable or smaller than. कंपेरेबल का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, ध्यान रहे। कंपेरेबल का मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, ये से 2 3 4 5 गुना तक बड़ा भी हो सकता है, चल जाएगा, 2 3 4 5 गुना तक चल जाएगा। कंपेरेबल मतलब उसके आसपास होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं, या इससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो मैं नीचे लिख दिया, वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ लेमडा ऑफ द लाइट।
अब इसके बाद हाइगन ने जो वेव थ्योरी दी, हाइगन, क्रिश्चियन हाइगन पूरा नाम था, हाइगन पुट फॉरवर्ड हाइगन पुट फॉरवर्ड वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन, Huygens put forward wave theory to explain the wave character of light. लाइट के वेव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइगन ने थ्योरी दी, ठीक है। हाइगन पुट फॉरवर्ड वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। दिस थ्योरी explain phenomena like explain very well, ये वाले very well phenomena like reflection, diffraction, interference, polarization, ठीक है, एटसेट्रा, या बिहेवियर ऑफ लेंसेज मिरर। बिहेवियर से मतलब है इनका नेचर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है, इस बात को वेव थ्योरी से समझ सकते हैं। और आज मैं समझाऊंगा, बहुत काम की बात है और प्योर कंपटीशन ओरिएंटेड होगा जो अभी मैं बताऊंगा। और वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको जो मैं समझाऊंगा बहुत काम का है, उस पर अच्छे सवाल बनेंगे। और ये नॉर्मली बच्चों को पता नहीं होता है। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दिया नहीं होगा, एनसीईआरटी में ही दे रखा है, बट वो पार्ट बच्चा या तो पढ़ता नहीं है, स्किप कर देता है उसको, एक्चुअली एक डायग्राम जैसा सोच के स्किप कर देता है। लेकिन बहुत काम का है, अच्छे सवाल बन सकते हैं उस पर। एनसीईआरटी में भी दिया है और जो डिफरेंट पैकेजेस हैं हो सकता है उनमें भी आपको मिल जाएगा, है ना। बिहेवियर ऑफ लेंसेज, मिरर एंड प्रिज्म एटसेट्रा, ठीक है। तो हाइगर ने ये जो थ्योरी है इससे ये फिनोमिना को समझा जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब लिख लें इसको पहले तो। ठीक है भाई, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें हाइगन की ये वेव थ्योरी है, ये वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी थोड़ा सा हम जानेंगे, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वेव थ्योरी के वो हम जरूर लिखेंगे, क्योंकि आगे का जो डिस्कशन है उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइगन्स wave theory is based on Huygens wave theory is based on concept of Huygens wave theory is based on concept of wave front. Huygens wave theory is based on concept of wave front. अब ये वेव फ्रंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, चार पांच छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको जानेंगे, थोड़ा सा जरूरी है। तो यहाँ पर हाइगन
वेव थ्योरी, पूरा नाम मैंने बताया क्रिश्चियन हाइगन था। 19वीं सेंचुरी में ये थ्योरी आई। न्यूटन जब था उसके कम से कम 100-150 साल के बाद बात करिए, और ज़्यादा ही। न्यूटन 17वीं सेंचुरी में आया, ठीक है, और ये 19वीं सेंचुरी के लगभग ऑलमोस्ट 200 साल बाद मान के चलिए। और न्यूटन की थ्योरी को चैलेंज किया, लेकिन बट उस समय तक भी न्यूटन ने इतनी सारी जो डिस्कवरीज वगैरह करी, इन्वेंशन करे, आप देखिए ऑलमोस्ट मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉ से लेके लाइट में कॉर्पस्कुलर थ्योरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा साउंड में भी आपने न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। हीट में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हम पढ़ते ही हैं। तो उसने बहुत एक कह सकते हैं सदी के जो अब तक जो साइंटिस्ट हुए हैं उनमें 3 नाम बहुत बड़े, जिसमें न्यूटन का नाम आता है, आइंस्टीन का आता है, और फिर स्टीफन हॉकिंस का फिजिक्स में। तो उनमें इतना बड़ा कद था कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। बाद में लेकिन जब लगा कि ये कुछ फिनोमिना है, जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी वेव थ्योरी से ही हो सकते हैं। और कुछ गलत बातें भी उसने बताई कि जैसे न्यूटन ने जो बताया कि ऐसा नहीं कि इतना महान साइंटिस्ट था, तो गलतियां हुई। जैसे आपने देखा न्यूटन ने जो वेव की स्पीड के बारे में फॉर्मूला दिया था, वो सॉलिड और लिक्विड में तो ठीक था, आपको याद होगा साउंड में पढ़ाया था, लेकिन गैस में गलत हो गया, तो लाप्लास ने करेक्शन किया। ऐसे ही हाइगन की वेव थ्योरी ने फिर बाद में डिफ्रैक्शन और इन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और एक सबसे बड़ा जो मैंने बताया था कि जो गलत था, वो ये था कि न्यूटन ने ये बताया कि डेंसर मीडियम में फास्टर चलती है, जो कि गलत था, ठीक है। तो चलिए हाइगन की वेव थ्योरी के मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो वेव फ्रंट क्या है वो हम जानेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स जो एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। और उनका जो लोकस है, लोकस मतलब उन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, the locus of all those points which vibrate in same phase. The locus of all those points which vibrate in same phase are called. The locus of all those points which vibrate in same phase are called. The locus of all those points which vibrate in same phase are called wavefront. WF लिख रहा हूं क्योंकि आगे भी हम फ्रीक्वेंटली लिखेंगे वेव फ्रंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ wave propagation. The direction of wave propagation is always perpendicular. The direction of wave propagation is always perpendicular to the direction of wave propagation is always perpendicular to the wave front. वेव फ्रंट का जो डायरेक्शन होता है, मतलब जो वेव फ्रंट का डायरेक्शन है, वेव फ्रंट की जो शेप होती है, उसके जो वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें सामान्यतः हम 3 तरह के सोर्स साउंड के देखते हैं, या लाइट के देखते हैं, या कोई भी वेव का देखते हैं, जैसे एक पॉइंट सोर्स, एक सिलिंड्रिकल सोर्स और एक प्लेन सोर्स। तो उसके केस में वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी ये देख लेते हैं, हो सकता है कोई सिंपल क्वेश्चन इस पे भी आ जाए, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ डायग्राम से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर ये पॉइंट सोर्स है और लाइट का ही ले लेते हैं, तो लाइट यहाँ से अगर ट्रेवल करेगी तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, इस तरह, ये सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ से किसी डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर, यहाँ से किसी डिस्टेंस पे यहाँ, 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 ये सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनका सिचुएशन लोकेशन सेम है। थोड़ा बनाने में वो आपको सर्कुलर टाइप का नहीं लग रहा होगा, जब हाथ से रफली हम स्केच कर रहे हैं तो थोड़ा उतना परफेक्शन तो नहीं आ सकता, बट स्टिल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे जो पॉइंट्स होंगे ये सभी एक ही फेज में होंगे,
उसकी वजह ये है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यहाँ से यहाँ पहुंचने में वेव को जो टाइम लगेगा वो इक्वल लगेगा, और जो यहाँ डिस्टरबेंस पहुंचेगा, जो एनर्जी पहुंचेगी वो सेम टाइम में पहुंचेगी। तो यहाँ के पार्टिकल की जो सिचुएशन होगी, यहाँ वाले पार्टिकल की, यहाँ वाले पार्टिकल की, यहाँ वाले पार्टिकल की, यहाँ वाले, ये सभी पार्टिकल एक ही फेज में होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो ये जो सर्किल जैसा आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है, क्योंकि बोर्ड पे तो सर्किल ही नजर आ रहा है, बट ये पॉइंट क्योंकि मैंने एक पेन में शो करे, बट पॉइंट आगे भी होगा, पॉइंट इधर भी होगा, इधर भी होगा, वो सारे पॉइंट अगर बनाएंगे तो यहाँ पे मिलाएंगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। आगे आधा और आगे आधा पीछे, इनको मिला के कंप्लीट स्फीयर बनेगा। तो ये जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। और इसके बाद ऐसे काफी सारे, और इसके पहले भी काफी सारे वेव फ्रंट हमको मिल गए। तो यहाँ समझने की बात ये है, और ये देख सकते हैं कि ये जो मैं लाइन स्ट्रेट वाली खींच रहा हूँ ये वेव का डायरेक्शन है। तो वेव का जो डायरेक्शन है ये, और ये स्फीयर जो बने हैं इसकी रेडियस के अलोंग है। तो आप जानते हैं स्फीयर का जो सरफेस होता है, स्फीयर का जो सरफेस है, और इसमें वेव का जो डायरेक्शन है दे आर परपेंडिकुलर, जो मैंने ऊपर लिखा है। तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स है लाइट का, ये पहला केस है इसमें पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट का शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट, शॉर्ट में लिख दिया। ये पहला केस हो गया। ये शेप पूछ रहे तो आप आसानी से बता सकते हैं। फिर नाउ कमिंग टू सेकंड, सेकंड वाले में आ जाते हैं, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जैसे कोई लाइन है या कोई ट्यूब लाइट जैसे ले लेते हैं, तो ट्यूब लाइट जैसे ये हो गई, तो इससे जो लाइट निकलेगी, ये लाइट का सोर्स ले सकते हो या किसी और का ले सकते हो, तो इससे लाइट जब निकलेगी तो वेव फ्रंट ऐसे इसके चारों ओर एक सिलेंडर टाइप का बन जाएगा। तो अब ये जैसे लाइट सोर्स है, इसके चारों ओर ये एक मैंने सिलेंडर बना लिया, और ऐसे कॉन्सेंट्रिक, ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर ये लाइट सोर्स हो गया, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सोर्स कहना चाहिए मुझे, या लाइन सोर्स, सिलिंड्रिकल सोर्स और लाइन सोर्स। और जो लाइट या जो भी वेव इसमें जारी होगी उसका डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह से। तो ये इसके एरो के जो डायरेक्शन है ये वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन हो गया। नीचे भी आप चाहें तो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, कोएक्सियल सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, कोएक्सियल सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। इसके बाद तीसरा, इसमें अगर प्लेन सोर्स होता है तो, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट सोर्स के लिए मैंने वेव फ्रंट ड्रॉ किए ना, ये कुछ वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े थे। ऐसे ही यहाँ पे अगर एक सिलिंड्रिकल चार्ज या लाइन चार्ज होता है तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनाए थे ना, उनकी शेप भी ऐसी ही थी और ऐसी ही आगे आने वाली है। तो इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया सेकंड वाले में, और ये थर्ड हो गया, ठीक है। और थर्ड में ये है कि प्लेन सोर्स है। तो प्लेन सोर्स काफी बड़ा एक लाइट का सोर्स हम ले सकते हैं, ये सोर्स हो गया, और इसमें से लाइट ऐसे करके ये निकल रही है, ये इस तरह से। और इसके पैरेलल काफी सारे प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट हम बना सकते हैं, प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट, ठीक है। तो अब जैसे एक ये मैंने बना दिया,
प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट, प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट। चलिए आप इसको पहले बना लो, फिर आगे एक दो पॉइंट और मैं इसमें लिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, सेकंड हो गया, ये थर्ड, वेव फ्रंट मूव इन, या वेव फ्रंट मूव विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड, wave front move with same speed in medium as the speed of wave, as the speed of wave। जो स्पीड वेव की होती है वही स्पीड किसकी होती है, वेव फ्रंट की होती है। जो स्पीड वेव की होती है वही स्पीड वेव फ्रंट की होती है। ठीक है, इसके बाद इसी में एक दो टर्म और जानने के, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट, प्राइमरी वेवलेट, ये क्या चीज होती है, ये भी थोड़ा सा जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इसको जैसे यहाँ देखिए, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट मैं यही बता देता हूँ। पहले फिगर से समझे, जैसे कि एक ये सोर्स है, मान के चलिए लाइट का है, तो यहाँ से इस तरह से ये लाइट सभी डायरेक्शन में जा रही है, तो मैंने यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे ये कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूँ तो ये हमें एक वेव फ्रंट मिल गया। राइट, इधर भी होगा, पूरा नहीं मैंने स्केच किया, एक ही डायरेक्शन में समझ लेते हैं। ये एक वेव फ्रंट मिल गया। अब देखिए इस वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किए, ये पॉइंट एक नए डिस्टरबेंस का सोर्स है, और इसमें यहां से फिर फर्दर वेव निकलेगी। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, मैं लिखाऊंगा अभी, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट इज अ न्यू सोर्स, इज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब यहाँ से एक नई वेव शुरू होगी, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से जो वेव स्टार्ट होती है वो इस तरह से, इसमें से भी ऐसी स्टार्ट होगी, ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यहाँ से एक वेव ऐसे ऑरिजिनेट हुई, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये जो वेव जनरेट होती हैं इनको हम सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। ये क्या है, आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, ये वाला, ये मैं कलर दूसरा लिख देता हूँ उसको। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। और इसमें ये जो वेव जनरेट हो रही है इनको कहते हैं हम सेकेंडरी वेवलेट। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स को, वेवलेट लिखा हुआ है,
अगर ये स्पेलिंग क्लियर ना हो मैं ये लिख देता हूँ, वेवलेट्स। और इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस टच करता है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस सरफेस को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। द सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सेकेंडरी वेवलेट को टच करने वाला जो सरफेस होता है, इस सरफेस को कहते हैं हम सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब जैसे सेकेंडरी वेव फ्रंट आ गया ना, तो इस पे भी ऐसे पॉइंट्स हम ले सकते हैं, और इनमें भी जो हर एक पॉइंट है ये फर्दर क्या करेगा, वेव को एमिट करेगा, ठीक है। तो उसमें फिर टर्शरी वेवलेट और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करने वाला जो सरफेस होगा उसको टर्शरी वेव फ्रंट कहेंगे, एंड सो ऑन। आपने कहा सर ये प्राइमरी इससे पहले नहीं होगा, अभी इसको कंसीडर किया तो ये प्राइमरी कह दिया। अगर इसके पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जाहिर सी बात है होगा ही होगा, तो फिर वो प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये टर्शरी हो जाएगा। अभी हमने समझाने के लिए एक रेफरेंस दे दिया, तो ये प्राइमरी अगर है तो ये इसकी सेकेंडरी वेवलेट, इससे जो वेव ओरिजिनेट होती है, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। और इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस टच करता है, ये सरफेस कहलाता है सेकेंडरी सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये तो अंदर वाला, ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसमें क्लियर थोड़ा सा नहीं है, ये सेकेंडरी वेवलेट ये वाला है, ये जो आप देख रहे हैं दीज आर सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। So every point on primary wavefront is a new source of disturbance, which is called, यही कंटिन्यू कर रहा हूँ, which is called secondary wavelet, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे the surface touching the secondary wavelets, touching the secondary wavelet, अब देखिए एक्चुअली ये सेकेंडरी वेवलेट है, सोर्स तो ये है ना। मैंने कहा ना एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट इज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड, एक्चुअली इससे जो वेव निकल रही है उसको कहते हैं, ये जो वेव निकल रही है इसको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, ठीक है। तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला है इसको, द सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, is called secondary wavefront, ठीक है, is called secondary wavefront, इसको secondary wavefront कहते हैं। अब देखिए हाइगन की जो थ्योरी थी, इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, कुछ कमियां भी थी, खामियां भी थी। और वो खामियां ये थी कि सबसे पहले तो हाइगन ने ये माना कि वेव, क्योंकि उस समय जब हाइगन की थ्योरी आई थी उस समय तक ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की भी कोई चीज है क्या, ये तो बाद में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हम यहाँ, क्योंकि ये अब पूरे सिलेबस का एंड चल रहा है, आप जानते भी हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब हाइगन की थ्योरी आई थी, मजेदार बात ये थी कि बेचारे ने इतनी थ्योरी दी, उसके बाद भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उस समय उस सिनारियो में लोग यही जानते थे कि वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। और आइंस्टीन, इसका क्या नाम, हाइगन ने जब कहा, क्योंकि ये देखिए ये जो वेव को एक्सप्लेन कर रहा है इसने तो वेव कैरेक्टर माना, पार्टिकल को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब वो कोई बॉल है, कोई पार्टिकल है, वैक्यूम में भी चल सकता है। लेकिन उस समय तक ये मानते थे, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन क्या बना हुआ था कि वेव रिक्वायर सम मीडियम, मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट पता था, वेव रिक्वायर साउंड वेव जैसे हो गई, उस समय तक यही पता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं उस समय तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी, वो बाद में आया। मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपने पढ़ी, तो मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बाद में पता लगा, क्योंकि जो लाइट होती है ईएम वेव में ही एक वेव होती है लाइट, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, उसी ट्रांसवर्स कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं।
तो उस समय तक लेकिन नहीं पता था, हाइगन की जब थ्योरी आई तब नहीं पता था। तो लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि जो लाइट है ये वेव कैसे हो जाएगी। उस समय तो पार्टिकल ही मानते, न्यूटन की जो थ्योरी थी उसके सपोर्ट में लोगों ने कहा। और इसके सपोर्ट में क्यों कहा, क्योंकि सनलाइट जो हम तक आती है तब तक लोग जानते थे कि एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो 10-12 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, उसके ऊपर का जो स्पेस है वो मोस्टली क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में लाइट अगर हम तक चल के आ रही है, तो लाइट अगर वेव हुई तो मीडियम तो चाहिए उसको, तो वैक्यूम में कैसे लाइट चल के आएगी अगर हम वेव मानते हैं तो। हाँ, पार्टिकल मानते हैं तो इट कैन ट्रेवल टू अस, पार्टिकल अगर मानते हैं तो ये हम तक चल के आ सकता है, लेकिन वेव कैसे चल के आ सकती है अगर वैक्यूम है तो हाइगन ने ये कहा कि लाइट या कोई भी वेव के लिए जो हमारा स्पेस है ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम से भरा हुआ है, ऐसा हाइगन ने बताया, जो कि सच नहीं था। उसने कहा कि हमारे मीडियम में एक्चुअली वैक्यूम नहीं है, एक मीडियम भरा हुआ है, एक मटेरियल भरा हुआ है जिसका नाम उसने दिया ईथर। ये ईथर वो वाला ईथर नहीं है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसने कहा कि हमारा स्पेस जो है वो इट इज फिल्ड विद अ मीडियम और द मीडियम इज ईथर। तो लाइट को जो मीडियम चाहिए चलने के लिए वो ईथर है, लेकिन ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये उस समय उसने बताया था। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक थे। बाद में हालांकि ये पता लग गया, मैक्सवेल ने जब ये बताया और सारी इन चीजों को, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जब यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया गया और ईएम वेव कैसे जनरेट होती है ये पता लग गया। और ये भी पता लग गया कि लाइट एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो ये कंफर्म हो गया, लेकिन बाद में हो पाया ये। तो हाइगन की थ्योरी को एक सपोर्ट मिल गया, लेकिन काफी दिनों के बाद। दूसरा एक ड्रॉबैक क्या था, हाइगन ने ये माना था कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये माना था। बट एक्चुअल में आप जानते हैं लाइट ट्रांसवर्स वेव है, और ये ट्रांसवर्स नेचर लाइट का जो प्रूव हुआ वो बाद में हुआ। और किसने प्रूव किया, फ्रेंसनेल नाम के साइंटिस्ट ने, फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म नाम से कभी आपने सुना होगा। तो लाइट में कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया, जिसमें फ्रेंसनेल का नाम आता है, फ्रॉनहोफर का नाम आता है, फोकॉल्ट का नाम आता है, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट के फील्ड में काम किया। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन तो हमारे सिलेबस में भी है, हम आगे पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बाद फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो लाइट का लॉन्गिट्यूडनल नेचर इसने बताया था, जिसको बाद में पता लगा, क्योंकि पोलराइजेशन तो लाइट भी शो करती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट शो पोलराइजेशन। तो बाद में पता लगा कि लाइट अगर पोलराइजेशन शो कर रही है तो लाइट लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं हो सकती, लाइट लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं हो सकती। बाद में फ्रेंसनेल ने, हाइगन ने नहीं, फ्रेंसनेल ने इसके ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बताया। हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हालांकि वेव ऑप्टिक्स में वेव करेक्टर है, ऑप्टिक्स तो लाइट के लिए होता है, बट वेव करेक्टर है। ये सारे फिनोमेना, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, ये सभी वेव में आएंगे। बट अभी हम यहाँ लाइट से रिलेटेड ये बातें पढ़ रहे हैं। तो अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी एक दो जो ड्रॉबैक थे वो भी मैंने आपको बताया। एक तो उसने बताया कि मीडियम वैक्यूम नहीं है, स्पेस में ईथर भरा हुआ है, एक तो ये बताया। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव इसको माना था, ठीक है, जो बाद में फ्रेंसनेल ने ट्रांसवर्स नेचर इसका प्रूव किया। ठीक है, तो ये हम नोट कर लो आप इसमें आगे। अब इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम इस स्नेल्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते हैं, बोर्ड में आता है, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिज्म के और लेंस के बिहेवियर को लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मैं बताऊंगा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे काफी लोग टच नहीं करते और पढ़ते नहीं है, या इवन आप किसी कोचिंग पैकेज वगैरह में भी पढ़े होंगे, पैकेज में पढ़े हो कोचिंग में, तो वो पैकेज वगैरह में तो मिल जाता है, लेकिन वो टीचर नॉर्मली पढ़ाते नहीं है, बच्चे के लिए छोड़ देता है, बच्चा भी छोड़ देता है उसको कि ये तो ऐसी डायग्राम वगैरह बना रखा है, लेकिन फिर क्वेश्चन जब आ जाता है तो वो आंसर नहीं कर पाता। ठीक है, सो चलिए हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एटसेट्रा बाय हाइगन वेव थ्योरी
और इसमें मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, केवल डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं और वो काफी होगा। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्शन को अगर हम समझते हैं तो ये लाइट ऐसे आती है और फिर ऐसे मुड़ जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से देगा कि यहाँ पे वेव फ्रंट बना होगा और ये मीडियम यहाँ पर, ये आपका रेयरर है मान के चलिए और ये हमारा डेंसर है, ऐसा लिखा हुआ आएगा और यहाँ वेव फ्रंट बना देगा। ठीक है, इस तरह से ये वेव फ्रंट बना हुआ आ जाएगा, ये वेव फ्रंट है दो। अब इसको देख के फिर इस वाले मीडियम में कैसा वेव फ्रंट होगा, ऐसा वहां ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन। जैसे इसी के पैरेलल यहाँ पे ऐसे शो कर देगा, इसके पैरेलल ना शो करके थोड़ा इस तरह से शो कर देगा, एक इस तरह से शो कर देगा और एक एकदम वर्टिकल कर देगा। तो अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन जब आते हैं, क्योंकि एक पर क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्रिहेंशन दिया था और उसमें इस तरह का बिल्कुल यही जो मैं बता रहा हूँ वो उसमें डायग्राम में पूछ लिया था, एक डायग्राम दे दिया था कि वेव फ्रंट ऐसा है, तो अब जो रिफ्रैक्शन होगा तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वेव फ्रंट दिखाए दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब है लाइट जो आ रही है वो ऐसी आ रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है, अब ऐसे आ रही है तो अब यहाँ पे देखिए जो डायग्राम बने हुए आएंगे इसमें डेंसर मीडियम में, वो इसी में जैसे ये ऐसे था तो इसी के पैरेलल ऐसे ही बना दिया। एक में डायग्राम में ये ऐसे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक डायग्राम में थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा ज्यादा हॉरिजॉन्टल कर दिया, थोड़ा सा ऐसे करके, है ना। और एक वाले में क्या करेगा, जैसे यहाँ तो पैरेलल वेव फ्रंट दिखाए, यहाँ पे क्या करेगा, एक को ऐसे दिखा देगा, एक को ऐसे दिखा देगा, एक ऐसे एक ऐसे। तो इस तरह के कुछ गलत हो सकते हैं। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पैरेलल बीम आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी तो पैरेलल ही, और डेंसर है तो डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी इस तरह। तो अब आपको क्या करना है, हमने पीछे जो प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी ये है कि वेव के प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन होता है, देखिए मैंने क्या कहा, ये जो ब्लैक वाले एरो देख रहे हो ना ये फिगर में बने नहीं आएंगे, फिर तो आप समझ जाओगे। ये जो ग्रीन वाली लाइन मैंने खींची ये वेव फ्रंट है, दीज आर पैरेलल वेव फ्रंट। पैरेलल वेव फ्रंट का मतलब हो गया कि जो रे आ रही है वो पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो और हमने एक प्रॉपर्टी पीछे क्या पढ़ी कि इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। तो अब इसके परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा होगा यहाँ पे। तो आपको जो नोटिस करना है इसमें, वो नोटिस ये करना है कि अब ये ब्लैक वाली लाइन को अगर हम हटा दें तो वेव फ्रंट इस तरह का होगा, यानी ऐसे था और ऐसे हो गया। तो वही मैंने बताया ना कि ये भी पैरेलल ही आएगा, ये भी पैरेलल वेव फ्रंट ही होगा, पैरेलल वेव फ्रंट ही होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मीडियम डेंसर था नीचे का, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्योंकि रे मुड़ जाती है तो वेव फ्रंट भी ऐसे टर्न हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले में दिया होगा, दूसरे वाले में पूछ लेगा। आईआईटी में ये क्वेश्चन आ चुका है एडवांस में, मैंने आपको बताया। और उसमें एक्चुअली 2-3 और भी क्वेश्चन थे क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन था, तो उसी में बेस्ड कई सारे और भी मतलब 2 क्वेश्चन और भी थे, एक ये फिगर पूछ रखा था। ठीक है, इसी में अगर दूसरा केस हम समझे, ये रे आ गई और इसका जो वेव फ्रंट है ये ऐसे है और इधर का मीडियम आपके डेंसर है और इधर वाला मीडियम रेयर है। तो अब आपसे वेव फ्रंट अगर पूछा जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये रे ऐसे आगे और ऐसे मुड़ने वाली है, तो यहाँ जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो आपको जो समझना है यहाँ पे वो ये है कि ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, बट इसका जो इंक्लिनेशन है वो बदल जाएगा। यही चीज आपको वहां पे ऑप्शंस में लिखी मिलेगी। और ये जो लाइन में जो ब्लैक वाली खींच रहा हूँ ये वहां खींची हुई नहीं आएगी, ये जो रे का जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है ना वो वहां नहीं आने वाला है, क्योंकि वो आसान हो जाएगा, वो आप अपनी तरफ से ड्रॉ करके ये वेव फ्रंट की शेप को डिसाइड कर सकते हैं कैसा होगा। नोटिस करने की बात ये भी है कि पैरेलल वेव फ्रंट पैरेलल ही गया, ध्यान रहे, पैरेलल वेव फ्रंट पैरेलल ही गया, पैरेलल वेव फ्रंट पैरेलल ही गया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि पैरेलल वेव फ्रंट पैरेलल ही जाए, ऐसा हमेशा नहीं होगा, वो भी केस हम देखेंगे। और इसमें अब जो मैं बता रहा हूँ ये मान के चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको बच्चे पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और जब एग्जाम आता है ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में लटक जाता है बच्चा फिर।
क्योंकि उसको ये आइडिया ही नहीं होता। वेव फ्रंट पढ़ के आता है, वो वेव फ्रंट पूछो क्या है, वो तो रटी रटाई डेफिनेशन बोर्ड में जो पढ़ के आता ना कि लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच वाइब्रेट इन सेम फेज, तुरंत बता देगा। लेकिन फायदा क्या है ऐसे रटने का, जब तक उसकी एप्लीकेशन आपको नहीं आती है, तो वो एप्लीकेशन वाले पार्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया। इसी तरह से ये हो गया आपका फर्स्ट केस रिफ्रैक्शन का। अब सेकंड केस रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन में आप जानते हैं कि ये कोई सरफेस है, तो इसमें अगर पैरेलल वेव फ्रंट आता है, ठीक है, ऐसे बना हुआ डायग्राम आएगा, तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको कहेंगे इंसिडेंट, इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा जाएगा, तो अब बच्चा कंफ्यूज, उसके माइंड बिल्कुल फ्यूज हो जाता है कि कैसा होगा, ऐसा ही बना देगा कुछ बच्चे तो। लेकिन आप सोचो जब ऐसा आएगा ना, तो वो माइंड काम नहीं कर रहा है कि कैसा मैं बनाऊं, तो वो ऐसे करके आएगा। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, पैरेलल आया था, पैरेलल ही जाएगा। अच्छा, इसको जस्टिफाई आप कैसे करोगे, देखो ये तो हो गया आपका इंसिडेंट, इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट। और उसमें जैसे ये वाला है, ये इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट है, ये वाला, ये जो मैंने लिखा है ना इंसिडेंट। और ये वाला जो है पैरेलल वेव फ्रंट, ये कौन सा है, ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड, ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन हुआ है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी ये ट्रांसमिटेड है, ये इंसिडेंट है। ये मैं बहुत काम का बता रहा हूँ, आई होप कि आप इसको इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्व कर रहे होंगे और इसमें अच्छे सवाल। ये मान लो कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी करता है, इन टॉपिक को नहीं पढ़ता। और मैंने बताया ना आईआईटी एडवांस में आ चुका, मेडिकल में भी आएगा, और इसमें करना कुछ नहीं होता, तो इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन मोस्टली जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको ये पता ही नहीं होता। मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ जो तैयारी कर रहा है, 90% बच्चा, क्या बल्कि 95% बच्चा इन चीजों को नहीं जानता है और छोड़ आता है इन क्वेश्चन को, और करने लायक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट हो गया, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड पैरेलल वेव फ्रंट हो गया। अब ये डायग्राम बना हुआ आएगा, दूसरे वाले ए बी सी डी चार ऑप्शन में ये बना के दे देगा कि ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लिखा हुआ आएगा वहां पे। और इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ये आई ऐसे करके, और यहां से जब टकरा के जाएगी ऐसे, ऐसे ये लाइन आपको अपनी तरफ से फिर ड्रॉ करके देखना होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है कि यही आंसर होगा कि नहीं होगा, तो ये वेव फ्रंट जैसे वहां जो दे रखे होंगे ना ऑप्शन में, तो एक लाइन खींच के पहले ऐसे बना लो, फिर उससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि ये रिफ्लेक्टेड पैरेलल वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड पैरेलल वेव फ्रंट। अभी आगे का तो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें, अभी प्रिज्म का भी मैं बताऊंगा, लेंस का, दोनों तरह के लेंस का, दोनों तरह के मिरर का भी बताऊंगा। तो वो चीज आपको समझनी होगी। तो इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड पैरेलल वेव फ्रंट, ये ग्रीन वाले जो वेव फ्रंट है, ये वाले ग्रीन वाले जो है वो वेव फ्रंट मैंने ड्रॉ की। तो आप इसको बनाओ पहले। ठीक है, अब देखिए इसमें थर्ड है प्रिज्म का बिहेवियर। तो हमने ये देखा था कि प्रिज्म से
जब लाइट निकलती है तो वो बेस की तरफ मुड़ जाती है, बेस की तरफ मुड़ जाती है। तो अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इधर से हमने एक पैरेलल लाइट डाली और इसमें ये वेव फ्रंट गया, ये वेव फ्रंट गया, तो अब यहाँ जो निकलेगा वेव फ्रंट वो कैसा होगा, तो उसमें कैसे कैसे ऑप्शन मिलेंगे। एक पहला ऑप्शन ये दे देगा, ये ऑप्शन में आएगा इधर वाला। फिर एक ऑप्शन दे देगा ऐसे बना होगा, एक में कह देगा कि ये ऐसे हो जाएगा, एक में कह देगा कि ये एक ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया। ठीक है, इस टाइप के कुछ 4 ऑप्शन हो सकते हैं वहां पे। तो आपके हिसाब से क्या होगा, या मैं ही चलो बताता हूँ कि देखिए ये प्रिज्म है, ये पैरेलल वेव फ्रंट है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट ऐसे करके आ रही है, ये बना लिया करो ब्रेक वाला, तो ये पैरेलल वेव फ्रंट या इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट। अब इसमें प्रिज्म में से जब ये निकलेगा रिफ्रैक्ट होके जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो काफी आसानी से आप इसको समझ सकते हो। देखो जैसे ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, वेव फ्रंट के 2 पॉइंट है, दे आर इन द सेम फेज, ध्यान से समझो इस बात को। ये जो पॉइंट है ये एक ही फेज में है ना, एक वेव फ्रंट पे लाई करने वाले सारे पॉइंट। तो आप सोचोगे ये वाला पॉइंट जब इधर जाएगा तो इसमें इसको केवल इतना चलना है, और ये वाला पॉइंट जब इधर जाएगा तो इसको ज्यादा चलना है, इतना चलना पड़ेगा, यहाँ इसको कम चलना पड़ेगा, गौर करना। और अब इसमें एक चीज और समझो कि जब मीडियम बदलता है, जब मीडियम बदलता है इससे इसमें आती है तो स्पीड कम हो गई, तो ये रेयरर है ये डेंसर है, तो स्पीड कम हो गई। तो ये वाला जो पॉइंट था ए और जो बी है, नो डाउट ए और बी दोनों की स्पीड, ए और बी पॉइंट लेके मैं समझा रहा हूँ, दोनों की स्पीड इसमें कम हो चुकी है, और कम होने के बाद जो भी होगी होगी तो बराबर, बट ये केवल इतना चलेगा, ये ज्यादा चलेगा, तो इसकी स्पीड कम हो गई और इसको ज्यादा चलना पड़ा। तो ये वाला पॉइंट बी देर में बाहर निकलेगा क्योंकि इसको ज्यादा चलना है, और ए वाला पॉइंट कम चला, डिस्टेंस कम है ना, स्पीड तो दोनों की कम हो गई और बराबर हुई, जो भी हुई वो बराबर हुई, बट ये कम चला तो ये जल्दी बाहर आ जाएगा और ये वाला पीछे छूट जाएगा। तो ये इस तरह से, यानी ए और बी पॉइंट जो थे इस वेव फ्रंट पर वो जब बाहर निकले होंगे तो ए पॉइंट यहाँ होगा और बी पॉइंट यहाँ होगा। ऐसे ही इससे पहले के जो वेव फ्रंट गुजरे होंगे, इससे पहले भी तो होगा ना, ए और बी से पहले, या मैं कहूँ इसके बाद के ये जो पॉइंट है सी और डी वाले, ठीक है, वो पॉइंट इसके बाद निकल रहे होंगे यानी यहाँ पे होंगे, उनकी भी स्थिति ऐसी होगी जैसे इसकी है, थोड़ा पीछे होंगे। कहने का मतलब इस वाली रे में जो भी पॉइंट्स आने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स पीछे रह जाएंगे क्योंकि दे हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस और स्पीड स्लो हो चुकी है इसमें। तो अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं ना, यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो ये वेव फ्रंट आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे करके इंक्लाइंड आएगा इस तरह से, ये चीज पूछी जाती है। तो आप इसके बेसिस पे ये भी समझ सकते हैं वेव फ्रंट अगर ऐसा हो गया और अब मैं इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन खींच रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये हमको बता रही है कि क्यों एक रे जब प्रिज्म से पास करती है तो व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एक्सप्लेनेशन हाइगन ने दिया और इसी की वजह से हाइगन की थ्योरी की एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ी कि ये बता रहा है कि प्रिज्म क्यों बेस की तरफ लाइट को बेंड कर रहा है, ये ऐसे करके जा रही है लाइट और यहाँ ज्यादा चलेगी यहाँ कम चलेगी, और जितना लाइट को बेस के क्लोजर में करूंगा वो उतना ही ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो पॉइंट उतना ही पीछे होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी ऐसे भी लाइन आप खींच सकते हो, एक पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, जब यहाँ आएगा तो ये पॉइंट और कम चलेगा यहाँ, तो वो और आगे निकल गया होगा तो वो ऐसे आ जाएगा। तो ये जो वेव फ्रंट हमें मिला है, मिला तो पैरेलल ही है, लेकिन पैरेलल जैसे आया था ऐसे वर्टिकल टाइप का वो नहीं है, वो नीचे की तरफ बेंड हो गया और अब इसके परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची तो ये हमें पता लग रहा है कि इंसिडेंट रे नीचे की तरफ मुड़ गई, किसकी तरफ, बेस की तरफ। तो इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रिज्म का बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है। ध्यान रहे अभी यहाँ डिस्पर्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल डेविएशन की बात हो रही है। ये प्रिज्म जो डेविएट कर रहा है बेस की तरफ वो क्यों कर रहा है, दिस वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये ग्रीन वाला जो हो गया ये भी आपका रिफ्रैक्टेड पैरेलल वेव फ्रंट कह सकते हो आप उसको, पैरेलल वेव फ्रंट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाले में लेंसेज हम ले लेते हैं और लेंस भी 2 तरह के हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। इसी तरह से मिरर भी ले सकते हैं। तो जैसे प्रिज्म में हमने समझा है वैसे लेंस में भी आप समझ सकते हो। तो अब जैसे ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमने ये पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस
कन्वर्जिंग नेचर का होता है। लाइट को क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। क्यों करता है वो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दे दिया जाएगा कि एक ये पैरेलल वेव फ्रंट है, एक पैरेलल वेव फ्रंट है, और इस पैरेलल वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया, ठीक है। तो अब पैरेलल वेव फ्रंट को जब इंसिडेंट करेंगे तो देखो जैसे हमने अभी किया कि इसमें कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक। अब ये जो पॉइंट है लेट मी नेम इट ए, बी और सी। तो आप देखेंगे कि यहां से जो लाइट जाएगी ये इंसिडेंट लाइट हो गई। तो आप देखेंगे कि ये जो ए पॉइंट से जो वेव फ्रंट का पार्ट जा रहा है वो यहाँ इतनी थिकनेस ट्रेवल करेगा, सी वाले में भी करीब करीब उतना होगा, बी वाले में सबसे ज्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बी वाला पॉइंट है ये सबसे पीछे रह जाएगा, क्योंकि स्पीड तो कम हो ही गई तीनों की, लेकिन ये ज्यादा चल रहा है, मोटा होता है ना लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है, तो ये पॉइंट आगे और पीछे रह जाएगा, और ए और सी पॉइंट ये आगे निकल चुके होंगे, ए और सी पॉइंट। अच्छा, इसके ऊपर भी इधर या इधर पॉइंट लेते हैं तो वो और कम थिकनेस चलेंगे तो वो और आगे निकल जाएंगे, और इसके पहले भी एक वेव फ्रंट होगा और पीछे भी है, तो ऐसे हमको और भी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो वेव फ्रंट इस तरह का होगा, ऐसा, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली जो लाइन खींची है ना, ये वहां नहीं बनी हुई आती, वहां क्वेश्चन जब आएगा ना तो वो ये ग्रीन वाला वेव फ्रंट बना हुआ आएगा, इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट, और इसके बाद ये वाले वो फिगर वहां आएंगे, और इसी में कंफ्यूजन होता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी लेंस के क्वेश्चन पूछे जाने की या मिरर की है, तो उसमें ये एक ऐसा फिगर आ जाएगा, ऐसा वाला, एक ऐसा आ जाएगा, और एक इस तरह का आ जाएगा, या ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे भी बना सकता है। आप समझ रहे होंगे, गलत तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन ये ऐसा होगा। अब इसमें क्या होता है पता है, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे किसको होता है, इसको ना बना के वो ये वाला सोचता है कि ये वाला सही है और यही गलत होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये कर्वेचर चल रही होती है, इसकी कर्वेचर और इसकी कर्वेचर सेम है, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अब आपने कहा ये क्यों होगा, वही बताया मैंने, ए पॉइंट कम थिकनेस से गुजरेगा, ये बी ज्यादा से गुजरेगा, सी कम से गुजरेगा, तो ये पॉइंट आगे निकल जाएंगे, और है वही वेव फ्रंट, तो फेज में तो कोई बदलाव आना नहीं, बस आगे पीछे हो गए, तो उसी हिसाब से शेप डिसाइड हो गई। और इसके बाद हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन है ये इसकी इमरजेंट रे है, जिससे पता लग रहा है कि आगे जाके ये रे जो है मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ने इसके बिहेवियर को कि ये कन्वर्ज ही करेगा ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसका जो लोअर हाफ था उसने रे को ऊपर की तरफ, और इसका अपर हाफ था उसने नीचे की तरफ मोड़ा, और इसके परपेंडिकुलर पीछे मैंने एक पॉइंट लिखा है अभी आपको कि जो वेव फ्रंट होते हैं और जो इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो लाइन मैंने खींची है ये परपेंडिकुलर है, ये आपको नोटिस करनी चाहिए इसमें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। और अब आप चाहो तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट पढ़ाते नहीं है लोग, बट मैंने आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कहा है कि आपको भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो एनसीईआरटी में काम की चीज है वो सब मैं पढ़ा के चलूंगा, ये है एनसीईआरटी में, बट अनटच्ड है, या तो बच्चा एनसीईआरटी उठाता नहीं है, या जो पढ़ता है तो वो इन चीजों को स्किप कर देता है कि ये काम का नहीं है। लेकिन वही है कि अगर पढ़ाया जाए तो कुछ किताबें ऐसी भी हैं कि उनमें कुछ काम की चीजें हैं, जैसे मैं तो खुद ही मना करता हूँ एनसीईआरटी मत पढ़ो, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने थ्योरी में वो सारी चीजें इंक्लूड करके चलता हूँ, कहीं पे भी एनसीईआरटी में कुछ काम का है तो वो सारी चीजें मैं बताते हुए चलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, तो वो मेरी थ्योरी में इंक्लूडेड रहते हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली एनसीईआरटी की लैंग्वेज बच्चे के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं होती। चलिए खैर, एनीवे ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये वेव फ्रंट ऐसा जो हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है, और इस वेव फ्रंट से पता लगता है कि लाइट आगे जाके कन्वर्ज होने वाली है। और ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी तरह से अब कॉनकेव का भी समझ लेते हैं, मैं बताऊंगा सारे, थोड़ा सा टाइम जा रहा है, कोई बात नहीं। ये क्योंकि ये ऐसे सवाल होंगे जो आप यकीन मानिए जो पढ़ रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि नहीं अच्छा है, इसमें तो हम कर सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन ही आपको बाकी बच्चों से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हर बच्चा नहीं कर पाता है, और जो करके आता है उसकी रैंक डेफिनेटली इंप्रूव होती है। एक क्वेश्चन भी अगर ऐसा आ जाए तो 4 नंबर बढ़ते हैं, और आप देख सकते हो कि ये 4 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल बाउंड्री पे इस साल रह गए, कॉलेज नहीं मिल पाए 1 नंबर की वजह से, 2 नंबर की वजह से, तो उन बच्चों को बड़ा मलाल होता है, काश मेरे एक क्वेश्चन और सही हो गया होता, या ये सिली मिस्टेक नहीं होती मुझसे। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ। और ऐसे भी कई बच्चे होते हैं कि उनको कोई कॉलेज अच्छा वाला मिल रहा था, केजीएमयू लखनऊ की बात कर लेते हैं,
बट वो 1 या 2 नंबर से चूक गया, KGMU ना मिल के मान लो SN लेना पड़ा उसको, या मान के चलिए सैफई लेना पड़ा, या मान के चलो मौलाना आजाद दिल्ली वाला मिल सकता था, ठीक है, नहीं मिल पाया, या और अच्छी रैंक थी तो किसी बच्चे की एम्स दिल्ली ना मिल के एम्स भोपाल ले उसको लेना पड़ा, तो उसको फिर वो एक क्वेश्चन का मलाल होता है कि यार मेरी रैंक जो है वो 54 रैंक थी मेरी, या 51 रैंक थी ऑल इंडिया रैंक, और मुझे एम्स मिल सकता था अगर मेरी रैंक अंडर 50 आती जनरल कैटेगरी में मान के चलिए। तो वो फिर वहां एक एक क्वेश्चन 51 रैंक थी, और अगर 4 नंबर मिले होते तो हो सकता है वो अंडर 50 रैंक आती तो उसको एम्स मिल सकता था। मेरे कहने का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ इसमें ये आपका, आप देखिए कि ये कैसा वेव फ्रंट हो गया, इसे हम कहेंगे ये पैरेलल इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट, इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट। और ये है आपका रिफ्रैक्शन, तो हुआ ही है रिफ्रैक्टेड। और अब देखिए पैरेलल नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ पता है आपको, लग रहा होगा फालतू में लिख रहे हैं, फालतू को कुछ बेटा है ही नहीं, ना तुम्हारे पास टाइम है ना हमारे पास टाइम। ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, बट अब आपने नोटिस किया इससे पहले भी पैरेलल ही थे, बट अब आपने नोटिस किया होगा ये पैरेलल आया था लेकिन गया पैरेलल नहीं। अब ये कैसा हो गया, तो अगर इधर से मैं देखूं, इधर से मैं देखूंगा तो मुझे कॉनकेव नजर आ रहा है, तो मैं कॉनकेव लिख रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टेड कॉनकेव वेव फ्रंट। और इधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, तो इसमें भी मैं वही करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैरेलल वेव फ्रंट होगा, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एक पैरेलल वेव फ्रंट है और जो रिफ्रैक्ट होने के बाद निकलेगा वो कैसा होगा, कैसी शेप होगी। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, वही बने हुए आएंगे, वो ये लेंस वेंस कुछ नहीं बना होगा, एक क्वेश्चन में दिया होगा, ऑप्शन में लेंस नहीं देगा, वहां केवल फिगर आ जाएगा कि ऐसे होगा, एक ऑप्शन में ए, दूसरे में ऐसा होगा, और तीसरे में ऐसा होगा, और चौथे वाले में पैरेलल होगा, इस तरह से जुगाड़ लिया कुछ भी बना देगा। तो अब इसमें मैंने कहा ना, जैसे पीछे वाले केस में आपको ये लग रहा था कि इसका वेव फ्रंट ऐसे होगा, ऐसे, क्योंकि इसकी शेप माइंड में रहती है तो वो बच्चा भी यही सोचता है कि ये वाला होगा, लेकिन ये उल्टा निकला, ये वाला निकला। अब इसमें बच्चा ये इसकी शेप को देख के उसका मन करता है कि ये सी वाला आंसर होगा, आप समझ रहे होंगे, इसकी शेप को देख के सी वाला, लेकिन सी वाला तो इधर इधर चला गया, तो इसमें जो आएगा ये बी वाला आंसर आएगा। और कैसे आएगा उसको आप इसी लॉजिक से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और ये वेव ऐसे करके आई। ये तो हम अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहे हैं, ये पूरा आपने कहा सर वो आगे तक क्यों नहीं, अरे इसकी जरूरत थोड़ी हमें, हमें तो वेव फ्रंट की शेप पता करनी है, तो हम उसको ये थोड़ी पास करेंगे। बट हाँ याद देखिए ये पॉइंट ए बी और सी है, तो आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट को यहाँ पे ज्यादा चलना पड़ेगा, सी को भी ज्यादा चलना पड़ेगा, बी वाला पॉइंट ये नैरोएस्ट पार्ट है, कॉनकेव लेंस बीच में से पतला होता है, कॉन्वेक्स मोटा होता है, जानते ही हो आप। तो यहाँ पे ज्यादा चलना पड़ा था तो पीछे रह गया था, यहाँ कम चलना पड़ेगा तो आगे निकल जाएगा, और ए और सी पॉइंट पीछे रह जाएंगे, तो ए पीछे रह गया, सी पीछे रह गया, बी को मैंने आगे निकाल दिया, बी को मैंने आगे निकाल दिया। अच्छा इसके पहले एक वेव फ्रंट जो निकल के गया था उसमें भी इसी तरह के पॉइंट्स आ रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो जो हमें लोकस मिलेगा, जो हमें शेप मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका, और ये, तो अब इसमें देखिए ऐसी शेप आ गई जो मैं आपसे कह रहा था। तो अब इनको आंसर करने के लिए आपको इन चीजों की समझ होना जरूरी है। तो ये आ गया आपका इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट, पैरेलल ही देगा ये भी मैं बता दूं। और यहाँ पे कैसा आ रहा है, तो अब आप देखिए कि ये ऐसे वेव फ्रंट आया, तो अब इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से, ऐसी तो होंगी, ये जो वेव है वो फैल गई, रे फैल गई, तो कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, डायवर्जिंग, डायवर्जिंग। और ये कैसा है, कन्वर्जिंग। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हाइगन की जो वेव थ्योरी थी, अब हो सकता है आप में से कई बच्चों को लग भी रहा होगा, पढ़ी तो थी हमने इससे पहले हाइगन की वेव थ्योरी, पॉइंट्स भी पढ़े थे, लेकिन वो एक्सप्लेन कैसे करती है ये अभी समझ में आया है। तो आप में से कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे कि हाँ ये तो नहीं पढ़ा था, ये देखे भी थे डायग्राम लेकिन हमने तो कभी नोटिस ही नहीं किए, हमने तो पढ़े ही नहीं कि हाइगन की वेव थ्योरी इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेगी, वही तो दिया है एनसीईआरटी में ही दिया है, बट उसको वही मेन है कि आपके सामने सही से सर्व किया जाए। तो ये कन्वर्जिंग आ गया, और ये रे कैसी हो रही है, डाइवर्स हो रही है, और यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड।
और इधर से मैं देखूंगा तो इसे कॉन्वेक्स बोलना पड़ेगा मुझे, कॉन्वेक्स वेव फ्रंट। ठीक है, ये जो लेंस में मैंने दो केस बता दिए, एक कॉन्वेक्स वाला और एक कॉनकेव वाला। इसी तरह से लास्ट हम आ जाते हैं फोर्थ, हो गया फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ में मिरर। एक मिरर का और समझ लेते हैं। तो मिरर में एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। तो ये कॉनकेव ले लेते हैं, चलिए पहले समझने के लिए, क्योंकि इसका नेचर आप जानते हो कैसा होता है, कॉनकेव का कन्वर्जिंग नेचर होता है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा वेव फ्रंट को दूर बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो क्या हुआ था, दूसरी साइड में था तो हमारे पास जगह थी बनाने के लिए। यहाँ पे क्या सेम साइड में लौटेगी, तो थोड़ा जगह हमारे पास रहे, तो मैं वेव फ्रंट यहाँ पे फर्स्ट केस है आपका कॉनकेव वाला, और कॉनकेव में जो वेव फ्रंट है वो ये है, थोड़ा दूर बना रहा हूँ, ये इंसिडेंट वाला है। और जब ये जाके टकरा के जब लौटेगी तो रिफ्लेक्टेड वाला मैं यहाँ बना दूंगा। ठीक है, तो अब फिर से आप लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें 3 पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका इंसिडेंट वाला हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। लेट मी नेम इट ए बी एंड सी। अब आप सोचिए कि जब ये ए पॉइंट यहाँ पहुंचेगा और बी पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, गौर करिएगा, तो ए पॉइंट तो जल्दी टकरा जाएगा, क्यों भैया, ये यहाँ और ये सी यहाँ, तो ये इसकी इन दोनों पॉइंट ए और सी की मुलाकात मिरर से जल्दी हो गई कि नहीं हो गई। जो जल्दी टकराएगा वो जल्दी लौट आएगा, और बी पॉइंट जब पहुंचेगा तो बी पॉइंट की मुलाकात यहाँ होगी, तो बी पॉइंट बाद में मिलेगा, क्यों, ये पॉइंट मिरर देखिए, प्लेन मिरर अगर होता, प्लेन मिरर होता तो सभी एक साथ लौटते। अच्छा, प्लेन मिरर का केस भी लिया जा सकता है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इसी को समझ लो कि प्लेन मिरर का वेव फ्रंट कैसा होगा। बट इसका पहले समझ लो। अब देखिए, ये पॉइंट आगे जाके है और ये पॉइंट पहले है, तो जब टकरा के लौटेगा तो कौन सा पॉइंट, ए और सी पॉइंट जल्दी लौटाएंगे, तो जब जल्दी लौटेंगे तो ए का पॉइंट और सी का पॉइंट जल्दी लौटाएगा, और बी वाला जो पॉइंट है वो बाद में लौटेगा। तो ये तो फिर मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो बी वाला पॉइंट पीछे रह जाएगा, गए तो साथ में थे, लेकिन जैसे होता है ना, रेस करा दी, और रेस ऐसे कराई कि 200 मीटर की रेस थी, लेकिन आपके पास ग्राउंड में 100 मीटर का ही ट्रैक है, तो क्या करते हैं, एक बार चले जाओ और एक बार आ जाओ। और कैसे जाएंगे, तो यहां से गए और वहां किसी चीज को टच करके आए, तो टच वाले पॉइंट सब एक जगह होंगे, तभी तो रेस में फेयरनेस आएगी। अब मालूम पड़ा कि जो 3 लाइन थी, 3 लाइन में 3 बच्चे दौड़ाए, तो 2 का तो टच पॉइंट पहले लगा दिया और एक बच्चा बीच वाले का टच पॉइंट पीछे खिसका दिया, तो उस बेचारे को जाके लौटेगा तो वो तो वैसे रेस में पीछे रह गया। तो वैसे ये बी के साथ ये बी पीछे रह गया, और इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे, और ऐसे ये जो वेव फ्रंट है इससे पहले भी एक होगा, उससे भी पहले होगा, तो वो भी इसी तरह से पॉइंट्स आएंगे। अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो हमको जो लोकस मिलेगा इन पॉइंट्स का, वो इस तरह का शेप होगा, ऐसा, और ये इस तरह का शेप होगा। तो आप देखिए कि ये जो वेव फ्रंट मिला है इसी तरह का मिला है, इधर से ही देख रहे हैं, तो कैसा वेव फ्रंट हो गया, कैसा वेव फ्रंट हो गया, कॉनकेव का, कॉनकेव ही वेव फ्रंट है, ध्यान रहे, कॉनकेव। और अब हम क्या करेंगे, ये तो हम हटा देते हैं, ये तो एक्चुअल में ऐसा थोड़ी जाने वाला था, अब जो आने वाली रेज होंगी उनको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वाला वेव फ्रंट हो गया। और कैसा वेव फ्रंट है, तो आप यहाँ पे एक तो इसको मैं लिखूंगा इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट, और ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, और यहां से देखेंगे तो कॉनकेव नजर आएगा, कॉनकेव वेव फ्रंट, राइट। और इसके परपेंडिकुलर लाइन हम खींच देते, तो परपेंडिकुलर लाइन तो भैया ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी, आप समझ गए होंगे ना। तो अभी ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ऐसे करके, ये हमें बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ये जो पैरेलल बीम गई थी उस पैरेलल बीम को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो इसका कैसा नेचर शो हो गया यहाँ पे, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ा, तो ये इंसिडेंट वाला और ये रिफ्लेक्टेड वाला, तो ये कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्जिंग। और हम पहले से जानते हैं कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, आई होप ये तो बना लिया होगा आपने, काफी अच्छे फिगर से बन गए इसमें। इसके बाद एक और रह गया इसमें मिरर में, कॉन्वेक्स। तो आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कॉन्वेक्स का कैसा होगा, सेकंड वाला कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है भैया, और इसमें भी हम क्या करेंगे, वही पैरेलल वेव फ्रंट इंसिडेंट कराएंगे। तो पैरेलल वेव फ्रंट में यहां बना देता हूं थोड़ा सा,
दूर। अब इसमें वही 3 पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, 1 2 और 3 ये रे हमने बना ली, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। लेट इन पॉइंट के नाम है ए बी सी। तो ये इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट। अब ये पैरेलल जब जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो पॉइंट टकराएगा वो बी वाला होगा और ए और सी बाद में टकराएंगे, क्योंकि ये आगे जाके टच पॉइंट कह लो एक तरह से, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो जो बाद में टकराएगा जाहिर सी बात है वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर बाद में रिफ्लेक्ट होगा तो बाद में पीछे छूट जाएगा। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के टच पॉइंट आगे थे तो वो बाद में लौटे, और बी थोड़ा पहले लौटाया, तो बी ये हो गया। और इसके पहले जो वेव फ्रंट था वो भी यहाँ पे ऐसे आप दिखा सकते हैं। और इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो आप देख ही सकते हैं कि जो हमको वेव फ्रंट मिला वो इस तरह है ना, ये इस तरह का वेव फ्रंट मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्टेड और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। और अब इसके परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं खींचता हूं तो आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ही जाएंगी भैया, और ये बता रहा है कि ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ट। तो आप देखिए ना इनके बिहेवियर को बता रहा है कि नहीं, वेव थ्योरी से हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। वेव फ्रंट अगर हमने बना लिया तो ये पता भी लग रहा है कि व्हाई अ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स, ये चीज इसको एक्सप्लेन की जा सकती है। और अब अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा ऐसे चलते चलते, कि अगर यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स मिरर ना लेके प्लेन लेता तो उसका वेव फ्रंट कैसा आता। अगर मैं ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है और इसकी जगह प्लेन होता तो कैसा आता। कैन यू आंसर। पैरेलल ही आएगा, पैरेलल वेव फ्रंट। पैरेलल ही आएगा, और पैरेलल में कैसे आएगा, ऐसे ये पैरेलल है तो ऐसे आएगा कि इस तरह का पैरेलल होगा या इस तरह का पैरेलल होगा, यानी ये इसी के जैसा ही होगा या थोड़ा इंक्लाइंड होगा या ऐसे इंक्लाइंड होगा। अगर मिरर ऐसे रखा हुआ है तो इसी के जैसा होगा, इसी के जैसा होगा और पैरेलल ही होगा। मिरर के पैरेलल है ये वेव फ्रंट, तो मिरर के पैरेलल ही होगा ये। और अगर हम थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पीछे बताया था ना उसी हिसाब से बन जाएगा, क्योंकि अगर मिरर टिल्ट कर लिया, जैसे मेरे कहने का मतलब है, अब जैसे क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया हो, इतना पढ़ा दिया काफी देर से मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ, वो इसलिए कि क्वेश्चन आ जाए तो मालूम पड़ा कि इतना पढ़ाने के बाद भी अगर गलत कराए तो फिर बेकार है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन तो आ गया, मैं प्लेन मिरर का पूछ रहा हूँ, तो ये जैसे मिरर ऐसे लगा दिया ओके, और जानबूझ के करेगा कि बच्चे को अगर टफ क्वेश्चन देना है, ये चलो पढ़ के आया है तो वो ऐसे दे देगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर पैरेलल है तो इसका जो इंसिडेंट वाला ये हो गया तो पैरेलल, ये क्या लगता है आपको ऐसे होगा पैरेलल, इसका होगा तो पैरेलल ही, रिफ्लेक्शन होगा तो, बट कैसे होगा, मिरर के पैरेलल होगा सर। मिरर के पैरेलल होगा नहीं बेटा। अब इसको डिसाइड करने के लिए यही तो मैंने कहा ना, इतनी देर पढ़ाने के बाद अगर मैं पेपर बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा कि मुझे देखना है बच्चे का इंटेलिजेंस कि आपने कितना सीखा, ठीक है, आपने कितना सीखा। क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा इस केस में मिरर अगर ऐसे है तो ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल था मिरर, तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगा, बट इसमें पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा क्या। और इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जो मैंने फिगर बनाया था उस वाले फिगर में आप अगर जाएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है, बताइए। स्फेरिकल। अरे यार सब गोबर कर दिया तुमने, कहते तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतना पढ़ाने के बाद भी स्फेरिकल बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, मतलब इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे सच मानिए मेरे गले में अभी फिर से वो टेंशन की दिक्कत हो गई, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि कोर्स मुझे आपका कंप्लीट करना है। इतनी देर पढ़ाने के बाद सब बेकार कर दिया। ये मिरर है तो यहाँ से इंसिडेंट बीम ऐसे करके आएगी, ये नॉर्मल है और ऐसे करके जाएगी, ये बीम ऐसे आएगी यहाँ से ऐसे करके जाएगी, ठीक है। अब ये ड्रॉ नहीं कर पा रहे इसमें, यही तो तरीका बताया था कि वहां एग्जाम में आएगा तो स्फेरिकल और यही टिक करके आओगे, सब पढ़ाया वो बेकार कर दिया तुमने। अब बता दो चलो मैं क्या बता रहा था, ये काली काली जो ब्लैक कलर की जो लाइन मैंने खींची थी वो क्यों खींची थी, इसीलिए तो खींची थी कि आप वहां गलत ना करो, आपको वेव फ्रंट बना हुआ आएगा जैसे मैंने दे दिया। अब कह रहे हो कोई पैरेलल बता रहा है, अब अगर इसके पैरेलल खींचूंगा तो भैया ऐसे आएगा, तो आप मुझे बताओ अगर मैंने ऐसे खींच दिया यार मिरर के पैरेलल, तो ये आपको आप ही बताओ ये सही लग रहा है आपको, ये सही लग रहा है क्या। प्रॉपर्टी बताइए। आज की क्लास की शुरुआत हुई हाइगन की वेव थ्योरी में, मैंने आपको 3-4 पॉइंट जो लिखा है उसमें एक पॉइंट ये था कि वेव फ्रंट और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है परपेंडिकुलर होता है,
तो क्या ये परपेंडिकुलर लग रहा है, मिरर के पैरेलल है? तो ऐसा नहीं, इस केस में मिरर के पैरेलल आता है। अगर मैं सीधे स्ट्रेट रख देता मिरर को, अभी ये मैंने वेव फ्रंट लिया और इसको इंक्लाइन कर दिया, तो ये डायग्राम भी बना हुआ आ सकता है जैसे आपने कहा, और कुछ स्फेरिकल कह रहे हो वो भी आएगा। तो ऐसे करके आओगे तो मेरा पढ़ाने का फिर फायदा क्या रहा? मैं तो आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो कंपटीशन में आते हैं। मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट अनटच्ड है, एनसीईआरटी में दिया है लेकिन बच्चा नहीं जानता। और मैंने कहा आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन भी आ चुका है, मेडिकल में भी आ जाएगा, आईआईटी में आ जाएगा, जेईई मेन में आ जाएगा, फिर से रिपीट होंगे क्वेश्चन। अभी बताओगे कि मैं क्लास को यही बंद करूँ, फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, मेरे गले में घाव है और मैं इतना मेहनत करके पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं है तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने का आपको। सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, अब ये जो रेज ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं और ये इंक्लाइन तो नहीं हो सकता, मुझे क्या करना होगा, इसके परपेंडिकुलर। अब ये जो ब्लैक वाली जो मैंने इंसिडेंट लाइट जो शो करी है, ये वाली लाइट वहां बनी थोड़ी आएगी। ये तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आता है तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे। तो इसके लिए मैंने बताया कि आप इसमें अपनी तरफ से ये लाइट, अगर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन नहीं हो तो उसके ऐसे ड्रॉ कर लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको उसको मैंने कहा तुरंत आंसर करना ही है। आंसर करना है लेकिन सही करना है, और उसकी तरीके बताइए, ये लाइट मैंने खींची फिर उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये ऐसे वेव फ्रंट आ जाएगा। अब आप ये मत कहना कि ये वर्टिकल था ये हॉरिजॉन्टल है, ये तब होगा जब ये एंगल 45 होगा, ध्यान रहे। तो आप इसको एकदम हॉरिजॉन्टल भी मत बोलना, आपको अगर बोलना है तो ये है कि ये जो लाइट जा रही है अगर ये वर्टिकल गई होंगी तो फिर ये हॉरिजॉन्टल आएगा, और अगर ये 45 से डिफरेंट अगर कोई एंगल आता है 30 60 तो भी लाइट तो जाएंगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फिर भी होगा। तो जो भी लाइट जिस डायरेक्शन में जाएंगे, मान लो थोड़ा इधर गई, हल्का सा इधर गई सपोज, तो इसको हल्का सा ऐसे मोड़ देंगे, और ये अगर इधर गई लाइट इधर तो हल्का सा इसको ऐसे मोड़ देंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट हो गया, ये भी इंसिडेंट पैरेलल वेव फ्रंट हो गया, क्वेश्चन बन गया अच्छा खासा। और ये 45 का एंगल वहां आएगा ऐसा नहीं है, ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ, आप इसको वर्टिकल कह सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होगा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा मिरर को आपने किस एंगल पे रखा है, और ये वेव जो टकरा के जाएंगी वो कितने पे जाएंगी। तो भैया पढ़ाने का तभी फायदा है जब आप क्वेश्चन को हिट करें। और इतनी देर में पढ़ा रहा हूँ, पिछले आधा घंटे से एक ही चीज बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये टीचर नहीं पढ़ाते कंपटीशन में, कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते, और आपके साथ भी आप में से भी जो बच्चे अभी क्लास कर रहे होंगे तो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि ये चीजें नहीं बताई जाती। तो मैंने वही टॉपिक उठाया, वही बताया बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में कि हाइगन की वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स में पहली शुरुआत ही हमारी ऐसी हुई है कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैंने कराए। और आप देखिए इसमें करने का कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं, केवल आपको ये फिगर है तो ये फिगर आएगा, ये फिगर है तो ये फिगर आएगा, यही पूछा जाएगा आपसे। और ये फ्री के नंबर है, मान के चलिए फ्री के नंबर है, लेकिन उनके लिए जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, जिसने पढ़ाई नहीं है उस बच्चे के लिए तो कुछ मतलब ही नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा, वो तो गलत करके आएगा। ठीक है, चलिए खैर ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आगे आएंगे, इसके बाद इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कोहेरेंट सोर्स। चलिए आप ये नोट कर लो। इसके बाद देखिए आगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव में बहुत तरह का सुपरपोजिशन हो सकता है। मैंने जब साउंड पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था, और बताया था कि साउंड में हमने बीट्स पढ़े, इंटरफ्रेंस पढ़ा, स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी, ये सब पढ़ा था पीछे। तो सुपरपोजिशन बहुत तरह का हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी हम लाइट में जो पढ़ेंगे वो सुपरपोजिशन कई तरह का होगा। ठीक है, और इसमें इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो उसके लिए कुछ खास कंडीशन होती है, वो समझेंगे। पहले सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं लिखाता हूँ, फिर कोहेरेंट सोर्स क्या होगा वो बताऊंगा, और उसके बाद अभी क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। और इसमें आपका टेस्ट है ही 12 से 2, मैं अभी लिंक क्लास के बाद आपको भेज दूंगा, ऑनलाइन ही है, 12 से 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और वही 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले आपने टेस्ट दिया है, जिन बच्चों ने दिया नहीं है वो भी दे सकते हैं एटलीस्ट। और अब मुझे कोई आईडी मत भेजना अभी, जीमेल आईडी, क्योंकि आईडी अपडेट हो गई है। जिन बच्चों की अपडेट है मैंने कल आपको मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे, आपने अपनी आईडी चेक कर ली होगी, जिन्होंने भेजा है उन सबका मैंने अपडेट करवा दिया है, क्योंकि अब पॉसिबल नहीं अभी तुरंत मैं आपको क्लास के बाद लिंक भेजने वाला हूँ। ठीक है,
तो क्लास टेस्ट आपका वही 2 बजे स्टार्ट होगा, लिंक आपका वही 2 बजे ओपन हो पाएगा, अभी क्लिक भी करोगे तो ओपन नहीं होगा। और बाकी मैंने आपको बताया, ये पिछली बार आपको रिजल्ट जो बच्चे हैं अभी ऑनलाइन उनको मैंने बताया, आप पेपर दिया करो तो पेपर में कहीं एक पेन पेपर लेके सॉल्व करते ही होगे, तो वहां कहीं अपने क्वेश्चन के आंसर भी लिख लिया करो। वैसे तो मैं आपको डिटेल दिया था पिछली बार, टेस्ट का पूरा डिटेल दिया है कि आपको किस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिले, 4 मिले, -1 मिले हैं, 0 मिला है, अगर छोड़ा होगा तो वो आपने चेक भी कर लिया होगा, और उम्मीद है सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि रिजल्ट बहुत डिटेल में मैंने दिया था। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स के दिए थे, इसके अलावा आपका एक एक क्वेश्चन पे कितने कितने मार्क्स मिले वो भी दे दिया था, ओवरऑल आपकी रैंक वगैरह दे दी थी। ठीक है, तो टेस्ट आप दीजिए, उससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने को मिलेगी, और काफी सारे टेस्ट अभी भी हैं, क्योंकि ये टेस्ट के बाद अभी 2 टेस्ट तो सेमी मेजर हैं, और 7 टेस्ट जो होंगे फुल सिलेबस के होंगे आगे जुलाई के मंथ में। ठीक है ना, तो आज अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाएगी, और हो सकता है नेक्स्ट उस टेस्ट से शायद आपके इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स आ ही गया है, बायो वगैरह भी हम इंक्लूड कर लेंगे इसमें। ठीक है, शायद वो सर की थोड़ा सा, जो बायो वाले सर हैं उनका थोड़ा सा कुछ घर पे दिक्कत थी, तो उस वजह से वो टाइम नहीं ले पाए। एनीवे, चलिए पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो अब इसमें यहाँ पे हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइट वेव की, और कल भी क्लास आपकी होगी इसी टाइम पे 8 to 9:30 आपकी क्लास रहेगी। कल वैसे तो मैंने बताया था मुझे बाहर जाना है, पूरे दिन मुझे काम है, लेकिन आपकी क्लास लेके मैं निकलूंगा 8 to 9:30। ठीक है, 8 to 9:30 वाली क्लास मैं लेके निकलूंगा, तो कल भी आपकी क्लास होगी। और अगर आपके टेस्ट के बाद कोई आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो फिर आप मुझे कल तक मैसेज कर देना। कोई भी अगर करेक्शन होता है, बोनस कोई होगा या कोई आपका कोई डाउट होगा, तो उसको एडिट करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट कल तो नहीं, परसों में दूंगा। ठीक है, परसों में दूंगा। ठीक है, और टेस्ट इस बार अच्छा है, देना है, क्योंकि मैकेनिक्स मैंने पूरी रखी है, एसएचएम को छोड़ के, मैंने बताया टफ है, तो उसमें ये नहीं कि मेरा स्कोर इस बार कम आया है, जैसे पिछली बार काफी बच्चों ने अच्छा किया है, और इस बार अगर डाउन भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर मैंने अच्छा सेट किया है। पेपर आपको वैसे भी मैं पीडीएफ में भेज दूंगा क्लास के टेस्ट के बाद, लेकिन वो आप इसके लिए इसलिए कि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं, पेपर आपके पास रहेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो इसमें ये है कि अगर 2 वेव यहां से निकलती है, ठीक है, अभी कोरेंट की बात ही नहीं हुई, अभी तो कुछ भी होगा, कोरेंट की बात हम बाद में करेंगे। तो एक पॉइंट ये है, यहां से एक वेव निकली और इस पॉइंट पी पे पहुंची, और पी पॉइंट पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो y1 है। ठीक है, एक दूसरी वेव यहाँ बी पॉइंट है, यहां से निकली और पी पॉइंट पे पहुंची, और पी पॉइंट पे पहुंच के इसने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया वो y2 है। तो पी पॉइंट का नेट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो y1 + y2 आएगा। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मैं लिखा दूंगा, अभी पहले समझा रहा हूँ। एक वेव पहुंची यहां से, दूसरी यहां से पहुंची, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट y, ये आपका y1 + y2, ये नेट डिस्प्लेसमेंट y1 + y2। ठीक है, तो अब इसमें ये आएगा, दोनों का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आपको। एक ये y1 है, दूसरा y2 है। तो जैसे मान के चलिए पानी के सरफेस पे कोई पत्ता तैर रहा है पानी के सरफेस पे, और ऐसे करके हिल रहा है। एक वेव यहाँ मैंने पानी में डिस्टर्बेंस किया यहाँ पर, तो ये वेव जग गई और इसको पत्ते को हिला दिया, और ऐसे ऐसे 1 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड में हिलना शुरू कर दिया, थोड़ा इधर से। ठीक है, यहाँ से किसी पॉइंट से, यहाँ से मान लीजिए मैंने एक और वेव यहाँ पे जनरेट की, एक तो मैंने यहाँ से की, और वो डिस्टर्बेंस यहाँ प्रोड्यूस करती है ये y1 से, y1 1 सेंटीमीटर है, और एक वेव मैंने यहाँ जनरेट की, यहाँ से जब जाएगी तो यहाँ इसने मान लीजिए 2 सेंटीमीटर जनरेट किया। अब जिस समय इस वेव का डिस्टर्बेंस 1 सेंटीमीटर पहुंचा, यानी जब क्रेस्ट पहुंचा, तो ये पत्ता 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, और उसी समय इसका भी क्रेस्ट पहुंचा 2 सेंटीमीटर, तो दोनों मिला के 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो लीफ है वो 3 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड में हिलेगा। लेकिन सोचो, यहां से जिस समय वेव पहुंची थी और इसका क्रेस्ट यहाँ पहुंचा, तो इसने इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाया, लेकिन उस समय इसका ट्रफ पहुंचा। ट्रफ, क्रेस्ट को कहते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ श्रृंग और गर्त कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे अगर कोई इसमें है
तो श्रृंग मतलब क्रेस्ट और गर्त मतलब ट्रफ, ठीक है। तो जो यहाँ से गर्त यानी कि ट्रफ पहुंचा 2 सेंटीमीटर, तो उसने क्या इसको नीचे लाना चाहा, तो एक यहाँ से जो पहुंचा क्रेस्ट वो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा रहा है, और यहाँ से जो पहुंचा था वो इसको 2 सेंटीमीटर मान लो नीचे गिरा रहा है। वो डिपेंड करेगा कि क्या पहुंच रहा है वहां पे। तो एक ने 2 सेंटीमीटर डाउन किया, एक ने 1 सेंटीमीटर ऊपर किया, तो नेट कितना गया, 1 सेंटीमीटर नीचे गया। समझ रहे हो ना, दोनों वेव पहुंची। तो ये नहीं कि हर बार लीफ 3 सेंटीमीटर ऊपर ही जाएगा। एक केस में जब दोनों के क्रेस्ट पहुंचे तो 3 सेंटीमीटर ऊपर, अगर एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ पहुंचा तो 1 सेंटीमीटर नीचे, और दोनों के मान लो ट्रफ पहुंचे तो 3 सेंटीमीटर नीचे। और भी डिपेंड कर सकता है, डिपेंड करेगा क्या उनके बीच में एंगल आएगा या फेज डिफरेंस आएगा। तो ये y1 और y2 मैंने कहा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ठीक इस तरह से हो गया जैसे वेक्टर में आपने पढ़ा कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है और एक 3 न्यूटन का फोर्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है, इतना सब जानते हो। ये वेक्टर वगैरह हम पहले ही पढ़ चुके हैं काफी। तो 5 न्यूटन 3 न्यूटन का रिजल्टेंट 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन हो सकता है, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मैं आपको लीफ में ये वेव है, वाटर के ऊपर पानी के ऊपर तरंग बन रही है, वेव बन रही है, तो वेव का सुपरपोजिशन पड़ रहा है। हर तरह की वेव के लिए होगा, साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है, ठीक है। और वाटर में मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो ये लीफ 3 सेंटीमीटर ऊपर जा सकता था या नीचे जा सकता था 3 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे भी जा सकता था। मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस 3 - 1, ठीक है। 3 माइनस सॉरी 2 और 1 का डिफरेंस, एक का 2 था, एक का 1 था, तो यहाँ 1 और यहाँ 3। तो इस रेंज में कुछ भी वेरिएशन आ सकता है। जैसे वेक्टर में एंगल पे डिपेंड करता था, वैसे ही यहाँ वेव के सुपरपोजिशन में आगे मैं बताऊंगा आपको, एक शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बताऊंगा, आसान तरीके से कर पाओगे, और उसमें वेक्टर का यूज हो जाएगा। तो वेक्टर में जो फॉर्मूला r = √a² + b² + 2ab cos थीटा जो पढ़ा, तो वहां थीटा वेक्टर के बीच में एंगल होता था। वैसे यहाँ वेव में ये थीटा जो होता है वो फेज डिफरेंस होता है। दो वेव में क्या फेज डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा फेज। अब आगे कोरेंट सोर्स जब हम पढ़ेंगे तो कोरेंट सोर्स में क्या होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट y = y1 + y2, ये आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट y वेक्टर = y1 + y2। तो अब इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिखा देता हूं, और आज की क्लास इसके साथ ही रोकेंगे। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं इसमें कोरेंट सोर्स बता के इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दूंगा। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा, और अगर टाइम बचेगा तो फिर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में भी क्वेश्चन आते हैं, IIT में तो हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो YDSE पढ़ाने में मुझे कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे, उसके बाद डिफ्रैक्शन पे आएंगे फिर। तो फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle if a wave 1, मान लो ये 1 है और ये 2 है, if a wave 1 produces some displacement y1 at a point P, and another wave 2 produces some displacement y2 at point P, then net displacement of point P due to superposition, net displacement of point P point का net displacement of point P due to superposition of wave 1 and wave 2 at P is equal to y, या मैं कहूँ वेक्टर सम ऑफ, या शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू y, ये नेट है, तो इन दोनों का वेक्टर सम के बराबर आएगा, जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, वही लिखी है। तो आप ये नोट कर लो, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
और यहाँ तक किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी किसी बच्चे का अगर डाउट हो। और अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको टेस्ट का क्लास के बाद, और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो। चलिए, तो अब इसमें